मैं गीता में एंट्री करता हूं, हमारे अर्जुन का यही हाल है। संघर्ष के मैदान पे खड़ा हुआ है, उसको वहां पे लड़ना है, वहां पर कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। अचानक वहां पे जाके जब लड़ने का बिल्कुल टाइम आ गया है, एक्शन का पूरा टाइम आ गया है, अचानक वहां पे जाके ये जो अर्जुन भाई साहब है, जिनको मैं उलझन का नाम दे रहा हूं, और जो कृष्णा है उनको मैं सुलझन का नाम दे रहा हूं। अर्जुन का मतलब याद रखिएगा, मुझे नहीं पता महाभारत का युद्ध हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कृष्णा ने उसको क्यों ट्रेनिंग दी, मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये पता है इस महान मनोवैज्ञानिक ग्रंथ से जीवन बदला जा सकता है, और मैंने जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया है आपसे उसी तरह बांटने का प्रयास कर रहा हूं। हम देखेंगे आने वाली चर्चा में कि इस ग्रंथ को हम रोजमर्रा के जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता उस समय क्या हुआ होगा, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने का प्रयास करें। वहां खड़े होकर जब युद्ध का टाइम आ गया है, जब निर्णय लेने का टाइम आ गया है, जब कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तूने ही युद्ध की तैयारी करवाई है, सारा मामला तूने फिट करवाया है, अब एक्शन का टाइम है, बंदा कह रहा है अभी थोड़ा और मेरा डिसीजन पेंडिंग है, कुछ दिन में और ले लूं। आर यू विथ मी? यही हमारी हाल है, यही हमारी प्रॉब्लम है। एक आदमी अपने जीवन को बदलने का डिसीजन लेता है तो तुरंत बदलना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का निर्णय और एक्शन में गैप चल रहा है, समझ लीजिएगा वो निर्णय कमजोर है। तो जब एकदम मामला खड़ा हुआ है युद्ध के मैदान में, जब डिसीजन लेने का टाइम है, जब एक्शन लेने का टाइम है, लोग मुझसे कहते हैं कि रिसेशन है, अभी तो रिसेशन का हुआ, अब थोड़ा ओवर हो रहा है रिसेशन। मैंने रिसेशन के ऊपर पूरा रिसर्च किया है। रिसेशन पर वही बंदा बचा है, उसी की नौकरी बची है जो कंपनी के लिए एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। रिसेशन में वही बिजनेसमैन सर्वाइव किया है जिसकी 6 महीने की प्लानिंग क्लियर है, जिसका 6 महीने का स्टॉक क्लियर है कि मैं 6 महीने में अगर डगमगा भी गया तो मुझे क्या करना है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप लाइफ को बिना प्लानिंग के लीड कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के लीड का मतलब कल सुबह जो होगा देख लेंगे, जीवन जैसे चलेगा चल लेंगे, जब हमारे ऊपर हमारे हार्मोन्स हावी हो जाते हैं, हमारे भाव हावी हो जाते हैं, हमारा दिल हावी हो जाता है, हमारे प्रोग्राम्ड माइंड हावी हो जाते हैं, हमारे अनसाइंटिफिक रिश्तेदारी हावी हो जाती है, तब हमारी बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है। ठीक उसी तरह जैसे आप देखेंगे आपके घर में अगर लालटेन है, लालटेन नहीं, पहले तो देखी होगी आपने लालटेन, अगर आपके घर में लालटेन है और उस लालटेन के आसपास अगर काली जम जाती है, राख काला हो जाता है, तो उसमें जो बत्ती है, उसमें जो लाइट है वो छिप जाती है। तो हमारी इंटेलिजेंस वो लाइट है जिसके आसपास उलझनों का जब विचार आ जाता है तो वो निर्णय लेना बंद कर देता है, फिर वो लोगों से निर्णय लेवाता है, तू बता ये काम करूं। कमाल की बात है, डिसीजन मेरा, जिंदगी मेरी, हेल्थ मुझे ठीक करनी है, बिजनेस मुझे ठीक करनी है, बंदा पूछ रहा है किससे, तू बता मैं ये काम करूं या ना। किसको अपने गुरु बना रखे हैं। एक बंदा सारी जिंदगी कंफ्यूज रहा, कभी डिसीजन नहीं ले पाया, फिर उसने एक दिन डिसीजन लिया कि चलो बहुत हो गया, अब मुझे लगता है शादी करने का वक्त आ गया है। डिसीजन भी लिया, किस चीज का लिया, शादी करने। वो अपने दोस्त के पास गया जो उसको उसने गुरु बना रखा, मुझे शादी जो है कर लेनी चाहिए, अब इसमें तेरी क्या राय है। अपने दोस्त गुरु से पूछ रहा है, दोस्त कह रहा है शादी करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, हर एक को करनी चाहिए। बोला ठीक है फिर मैं जाता हूं। नहीं रुक, लेकिन मेरी माने तो कभी मत करना। ऐसे लोगों के पास जब आप जाएंगे जिनकी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिनकी कोई स्पष्टता नहीं है, जो आपको अपने लेवल पे लाके सलाह देते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो अपने लेवल पे आपको ले आएंगे फिर सलाह देंगे। जरूरत क्या थी कृष्णा को, अर्जुन को 700 श्लोका के अंदर 18 चैप्टर में ट्रेनिंग देने की। सीधा कहता भैया ठीक है, मतलब अगर मैं आज से 5000 साल पहले चला जाऊं तो सीधा कहना चाहिए था भैया ठीक है, बहुत अच्छे विचार है, तूने ये निर्णय लिया है कि युद्ध करना बुरी बात है। यही तो कह रहा है कि भाई मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, मेरे रिश्तेदार सामने खड़े हुए हैं, तूने निर्णय लिया है युद्ध करना बुरी बात है, तो मैं एक काम करता हूं, कोई जरूरत नहीं युद्ध करने की, इस युद्ध को यहीं रोक दिया जाए। एक लाइन में पूरी गीता वही खत्म हो जाती। पहला अर्जुन का था, दूसरा कृष्णा का था, गीता खत्म, 3 श्लोका में गीता खत्म हो जाती। भाई आपके अंदर युद्ध ना करने के विचार आए तो आपके ट्रेनर को क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लड़ना गंदी बात है, अच्छी चीज नहीं है, हम घर चलते हैं। एक लाइन में बात खत्म हो जाती कि भैया तूने युद्ध के लिए मना किया है, अब हम घर चलते हैं। नहीं, आपकी लाइफ को थोड़ा आज रात इवैल्यूएट कीजिए,
मैं आपको इसमें नहीं ज्यादा ले जा रहा हूं, मैं ऊपर ऊपर से ले जाऊंगा क्योंकि ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, साइड से रास्ता ले जाएंगे। आप अपनी लाइफ को इवैल्यूएट कीजिए, आप पाएंगे आपकी लाइफ में इतने सारे पेंडिंग अरमान और ड्रीम्स हैं जो आप नहीं पूरा कर पाए। इतने सारे ब्लॉक्स आपको मिलेंगे और आपने हजारों पर्सनालिटी कैरी कर दी, आप किसी के साथ रिलेट नहीं होना चाहते हैं, आप कह नहीं पाते कि भैया माफ करना, अभी मैं तुमसे रिलेट करने की हालत में नहीं हूं। नहीं होता पड़ता है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी। इतनी पेंडिंग ब्लॉकेजेस हैं, इतनी पेंडिंग है कि अभी लाइफ नेचुरल नहीं है। और ये पेंडिंग ब्लॉकेजेस क्या क्या करते हैं, आप किताब पढ़े पता लगेगा। आपके शरीर में जो ये बॉयल्स प्रॉब्लम होती है, अंदर में जो पेट खराब हो जाता है, और हार्ट अटैक और अर्थराइटिस, ये इतनी सारी बीमारियां, ये जो पेंडिंग इमोशंस हमने रखे हैं, ये बीमारी का रूप लेती हैं। एक आदमी सिगरेट नहीं पीता है, एक आदमी दारू नहीं पीता है, एक आदमी गुटखा नहीं खाता है, फिर भी उसको बीमारी होती है। इधर दर्द उधर दर्द, हेलो, ये ब्लॉकेजेस है अंदर के जो हमने रिलीज नहीं किए। फिजिकल ब्लॉकेजेस, साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस। कृष्णा को साफ दिखाई दे रहा है ये बच्चा मेरा अगर अपना ब्लॉकेज रिलीज नहीं करेगा तो ये अपने घर में बवाल करेगा, इसको रात को सपने आएंगे, ये अपने बच्चे को थप्पड़ मारेगा, दुर्योधन का गुस्सा बच्चे पे निकलेगा। हेलो, आप समझिए, इस चीज को समझिए, कहां का गुस्सा कहां निकल। आप कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप अचानक गुस्से में आ जाते हैं और अपने लेबर पे भड़क पड़ते हैं, अपने घर में भड़क पड़ते हैं और कोई लिंक नहीं मिल रहा है, ये गुस्सा आया तो आया कहां। और फिर आप कहते हैं यार वैसे तो मैं अच्छा आदमी हूं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। ये बहुत अच्छा मंत्र है अपने आप को ठीक करने का, वैसे तो मैं भला आदमी हूं। तो इस सब चीजों से काम नहीं बनेगा, अपने आप से बात करने से काम बनेगा। ये बंदा कह रहा है, मैं शुरू करता हूं, प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 25 है। अच्छा, पहले तो आप समझिए जरा, धृतराष्ट्र ने थोड़ा क्या कहा पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जरूरी है। अगर आप किसी परिवार को चला रहे हैं तो धृतराष्ट्र का स्टेटमेंट सुनना बहुत जरूरी है। धृतराष्ट्र कहता है संजय को कि भैया तुम ये बताओ कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। पहला और अंतिम स्टेटमेंट है धृतराष्ट्र का, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक लाइन में। आप देखिए इसमें कमाल की बात देखिए, धृतराष्ट्र ने जो वर्ड यूज किया है, किसके पुत्र, एक बार जोर से बोलिए इसको, और एक बार जोर से बोलिए। यहां मेरे और तेरे आ गया, युद्ध शुरू हो गया ना। हेलो, जितनी भी बिजनेस पार्टनरशिप टूटती हैं, परिवार टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, मेरे तेरे आ जाता है, हमारे से निकल जाते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे अभी तक टीम वर्क का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। तुम देखा हमारी फुटबॉल टीम 160 नंबर पे है। हमारी फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में, कितने नंबर पे पता है, 161। अब थोड़ी नीचे आ गई होगी, अब थोड़ा टीम वर्क आ गया होगा। इसका कारण पता है क्या है, क्योंकि हम बॉल पास नहीं करना चाहते हैं, खुद गोल करना चाहते हैं। टीम वर्क का मतलब क्या है, बॉल को आगे बढ़ाओ, एक और देगा, हम तो इधर से लेके खुद गोल करेंगे, हम नहीं देंगे बॉल। अगर और हो सके तो अच्छा काम करो, मेरे सामने ही गोल पोस्ट रख दो, मैं गोल करता रहूंगा। हम टीम वर्क में काम नहीं कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कहते रहेंगे, टीम हम नहीं चला सकते, हम परिवार के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे तेरे वाला केस आ जाता है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जिस व्यक्ति में मेरे वर्ड आ गया, बहुत टफ है परिवार चलाना, बहुत टफ है ऊपर से चीजों को देखना, वहां मेरे तेरे आ जाता है। आई विद मी? तो ये तो कहानी की शुरुआत ही यहीं से हो गई ना, जब इसने ये कह दिया कि मेरे और पांडु, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कि पुत्रों में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं इंसान भले ही आंख से अंधा हो, बुद्धि से अंधा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा अच्छे विचार रखते हैं। तो धृतराष्ट्र भाई साहब जब बैठे हुए थे गद्दी पे, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आंख से नहीं देख पा रहे थे, बुद्धि तो काम कर रही थी ना, यहां पे कुछ गलत हो रहा है, तो वहीं पे रोक देना चाहिए था मामला। तो कहानी कितना अच्छा ट्विस्ट ले रही है, देखो। जो आदमी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, जो इतना डिसीजन नहीं ले पा रहा हो हेड ऑफ द फैमिली कि मेरे जीते जी ये अनर्थ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हो भी गया तो दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, दोनों को बराबर का दर्जा मिलेगा, मैं मर जाऊंगा फिर भी होने, वो आदमी लीडर है। ये बंदा कहता है मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है आप समझाइए। तो पहला स्टेप, गीता का पहला स्टेप जो हम समझने का प्रयास करें कि आप जरा चेक कीजिए अपनी लाइफ को। 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो सिर्फ मैं तक जीते हैं। मैं ये खा लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ये उड़ लूं, सारी दुनिया किसके आसपास घूम रही है, मैं के आसपास घूम रही है, ऐसे भी लोग हैं। एक थोड़ा बेटर है,
मैं, मेरा परिवार, बस इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा और उससे आगे चलते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी संस्था, वो थोड़े बेटर है क्योंकि समाज और संस्था के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं। चौथी कैटेगरी अल्टीमेट है, मैं, मेरा परिवार, मेरी समाज, मेरी संस्था, मेरी दुनिया, जिसको आप कहते हैं वसुधैव कुटुंब एकम, यानी पूरा जो विश्व है वो मेरा परिवार है। जब तक हमारी दृष्टि यहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये छोटे छोटे डिप्रेशन हमको परेशान करते रहेंगे। आप कहते हैं टेंशन से कैसे मुक्त हुआ जाए, स्ट्रेस से कैसे मुक्त हुआ जाए, मुक्त हो ही नहीं सकते हैं जब तक मेरी दृष्टि छोटी है, जब तक मैं कुएं का मेंढक हूं। कहानी नहीं सुनी कुएं की मेंढक वाली? एक कुएं में मेंढक रहता था और वो बरसों से रहता था, वो समझता था मेरा कुआं ही सारा संसार है। हाँ जी। उस कुएं में बहुत साल बाद एक समंदर से मेंढक आ गया, अचानक गिर गया और इसने पूछा, भैया तुम कहां से आ रहे हो, दिखने में मेरे जैसे लगते हो। तो उसने कहा, साहब मैं समंदर से आ रहा हूं। बोले वो चीज क्या है? बोले मैं शब्दों में समुद्र को नहीं समझा सकता, बड़ी विशाल चीज है। अच्छा ठीक है, मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो कुएं का मेंढक जो है वो थोड़ा अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है और कूदता है उसी कुएं में और कहता है जितना मैं कूदा हूं उतना बड़ा तो समंदर होगा। वो कहता है भाई नहीं है, इससे कई हजार लाख गुना बड़ा है। तो नहीं समझा पाया तो कुएं का मेंढक बोलता है नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि तेरा समुंदर जो है मेरे कुएं से बड़ा होगा, क्योंकि देख ऊपर जो आसमान है ना वो भी मेरे कुएं के साइज का है, क्योंकि कुएं से जो आसमान है कुएं के साइज का। तो जब ये आसमान मेरे कुएं के साइज का है तो समुंदर तेरे से बड़ा। जो बंदा कुएं का मेंढक है, जो छोटी जिंदगी लीड कर रहा है, वो डिप्रेशन से कैसे भागेगा, टेंशन से कैसे भागेगा? इसलिए मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो सोशल वर्क में लगे हुए हैं, कोई संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक कार्य में जुड़े, एटलीस्ट वो इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याएं ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनको लगता है हाँ मैं अब जाऊंगा लोगों के सामने तो मुझे ऊर्जा के साथ जाना है। आपको क्यों लगता है सभी पॉलिटिशियन करप्ट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। आपको क्यों लगता है जो 70-70, 80-80 साल के पॉलिटिशियन है वो आज तक यंग दिखते हैं या चेहरे पे लालिमा है? क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका कारण है इतने लोग चाहने वाले हैं। हेलो। और उनको पता है यार इन चाहने वाले के सामने मैं बॉडी लैंग्वेज खराब करके नहीं जा सकता हूं, एनर्जी के साथ जाना है। मैं एक लीडर हूं, मेरे को देखते ही ये बंदा एक्साइटेड हो जाता है। आप समझ रहे हैं? इन सब जो लोग पब्लिक फील्ड में आ जाते हैं उनकी समस्या क्या है? उनकी समस्या ये है उनकी अपनी तकलीफ वो किसी से चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनसे मैं पर्सनली मिलता हूं, मुझे पता है इनकी तकलीफें क्या है, इनसे पर्सनली बात होती है। तो राजेश जी जो भी है आपस में करना पड़ेगा, बाहर में हम बातें नहीं कर सकते क्योंकि हम एक पब्लिक फिगर है। तो जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं उसका लफा भी है और नुकसान भी है। नुकसान तो बहुत बड़ा है क्योंकि आप अपनी समस्या अपने फॉलोअर को नहीं बता सकते, लेकिन नफा नुकसान से ज्यादा है क्योंकि इतने ज्यादा फॉलोअर हैं वो उसकी ऊर्जा आपके अंदर जान डाल देती है। तो ये लोग मैं, मेरा परिवार यहां तक सीमित नहीं है, हमारे की तरफ यात्रा तय करते हैं। पर फिर भी छोटा विजन है, अभी भी यूनिवर्सल विजन नहीं बना है, अभी भी पूरे विश्व रूप वाला विजन नहीं बना है। तो सबसे पहली बात, अगर आप गीता को वाकई इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो जरा आप चेक करें कि क्या आप अभी भी एक संकुचित जीवन व्यतीत कर रहे हैं या एक बहुत ही गिविंग ओरिएंटेड और बहुत ही पावरफुल जीवन व्यतीत करें। लोग मुझसे कहते हैं क्या दें, हम क्या दें? मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा, अगर आप देना ही चाहते हैं। कुछ ना भी हो तो जिस माहौल में आप बैठे हो उसको पॉजिटिव तो रख सकते हैं। बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। आप कहते हैं क्या दें, मैंने कहा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जिस माहौल में आप बैठे हैं उसमें ऊर्जा तो पैदा कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी देने वाली चीज है कि चलो मैं जिस माहौल में बैठा हूं उसमें मैंने ऊर्जा पैदा की, उसमें मैंने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया। आपने सुनी नहीं वो कहानी कि एक गांव में आग लगी हुई थी, तो एक आदमी छोटी सी बाल्टी लेके पानी भर भर के उस गांव में जो झुग्गी झोपड़ियां थी उस पर फेंक रहा था। तो किसी ने पूछा भाई इतने से पानी से क्या हो? बोले कुछ हो या ना हो, लेकिन कभी अगर इतिहास लिखा गया इस गांव का तो एटलीस्ट मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग जलाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। हेलो भाई, कभी इस गांव का अगर इतिहास लिखा गया तो मेरी बात अगर आएगी तो मैं किस में शामिल होऊंगा? तो कुछ लोग आग बुझाने का काम करते हैं और कुछ लोग आग। तो आप एक बड़ी विचित्र चीज देखिएगा, अगर वाकई किसी आदमी को परखना हो कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, अगर वाकई परखना हो तो आप किसी ऐसे बंदे की बात उठा दीजिए जिससे उसका पंगा हो और फिर वो बुराइयों की लिस्ट चला देगा। इसका मतलब वो चाह रहा है कि उस बंदे से आपका कोई संबंध ही ना बैठे। वो कम्युनिकेशन ब्रिज का काम नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन गैप का काम कर रहा है।
अब आप समझ लीजिए कि आप मेरे इनमें कोई लड़ाई है और मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और आप मुझसे कह रहे हैं भाई देखिए ये तो बेकार है फलाना ठिकाना, और मैं 4 बातें और झोंक दूंगा। बोला आपने बिल्कुल ठीक कहा, तुम डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? अगर मैं वाकई आपका दोस्त हूं और तो मुझे इनको कहना चाहिए कि रुक जाओ, इनको जरा बुला लेते हैं, सामने बैठ के बात करते हैं। लेकिन हम 99% पीछे वाले बात करने में, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करते हैं या कम्युनिकेशन गैप का काम करते हैं। धृतराष्ट्र आप जो है कम्युनिकेशन गैप का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं। ये आग और भड़काई जा रही है। तो सारा मामला यहीं से शुरू हो गया। तो 2-3 बातें मैं आपको रिपीट कर रहा हूं इससे पहले कि मैं आगे चलूं, कि क्या मैं तक सीमित हूं या हमारे तक सोच पाता हूं? क्या मैं आग जलाने का काम कर रहा हूं या आग बुझाने का काम कर रहा हूं? क्या मैं वाकई आंखों से अंधा हूं या दिमाग से भी अंधा हूं? 3 चीज आपको सामने बताइए। अब आगे जब स्थिति और भयानक होने वाली है, आगे हम पाएंगे कि अर्जुन जो है, जब युद्ध का टाइम आ गया, जब डिसीजन का टाइम आ गया, जब एक्शन का टाइम आ गया, जब आगे बढ़ने का टाइम आ गया, तो एक बड़ी नपुंसकता वाला स्टेटमेंट कह रहा है कृष्ण से कि भैया यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं उनको देखकर मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते हैं और मेरा जो मुंह है वो भी सूखा जा रहा है। मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं और मेरा मन जो है वो पगला गया है। मुझे आगे दुर्भाग्य ही दिखाई देता है। सेकंड श्लोका, प्रथम अध्याय से श्लोका 25 और 27 और 30 में आपसे कह रहा हूं, इसके हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हो गया है। ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में हजारों बार आती है जब हमारा मन हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है। जो लोग स्पिरिचुअल सेशन से गुजरे होंगे उनको मैंने बताया था कि मन को हम कहते हैं मिल्लू, और इंटेलिजेंस को हम कहते हैं इल्लू। मिल्लू इल्लू जो है ये बड़े भाई और छोटे भाई हैं, मन दिल, समझ गए? और इंटेलिजेंस होगी बुद्धि जो डिसीजन लेती है। जब आपका मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाए और आपका मन बुद्धि को चलाएगा, उससे बड़ी पतन की कोई स्थिति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती है। एग्जाम्पल मैंने दिया था क्लास में, जो मैं शायद दोबारा दूंगा। सिचुएशन ये है कि बहुत सालों के बाद आपकी पत्नी जो है मायके गई, मायके जाने की तैयारी है, तो आप अपना तथाकथित भावनात्मक रूप उनको दिखा रहे हैं कि आपको कितना दुख हो रहा है। असल में आपको क्या आ रहा है वो आपको भी पता है। सुनिए, समझ रहे हैं जी? तो आप कह रहे हैं भाई कैसे रह पाऊंगा, और आप मन में कह रहे हैं जितनी जल्दी जा सको अच्छा है। इंसान के हजारों मन है। वो कह रही भाई तुम इतना कहते हो तो मैं नहीं जाती। बोले ना ना, आप टिकट ले लिए, अब फिर क्यों चेंज करने की जरूरत क्यों? स्टेशन पे छोड़ने भी जा रहे हो और बस छोड़ने वाले, उसके बाद आप कैसा पलटी मारोगे देखो। जैसी वो गई, आपने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, भाई शाम का क्या प्रोग्राम? इतना ही अगर दुख था तो कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। फिर तो घर में जाते और जगजीत सिंह की गजल लगाते और फिर आराम से सो जाते मैडम की याद में। भाई दुख हो रहा है तो दुख को जियो ना। आप तो कह रहे हो शाम का क्या प्रोग्राम? दोस्त भी तैयार बैठे क्योंकि उनकी भी गई हुई है। बोले बस तू बता, छोटी वाली लाऊं या बड़ी वाली लाऊं? वोडका विस्की जो भी नाम है, अब मैं क्या उसमें जाऊं? तो आपको नहीं, बड़ी लिया, शाम तक रात तक तो प्रोग्राम चलेगा ही, बड़ी लिया तू। रात को लेके आ गए दोस्त यार। अब आपके घर में एक नौकर है जिसका नाम है रामू। लेट्स से अब ये रामू है एक साइकोलॉजिस्ट आदमी है, ये मनोवैज्ञानिक। जितने भी रामू है ना घर में, अगर उसने एक बार आपकी हड्डी पकड़ ली तो आप सारी जिंदगी इसके गुलाम हो जाएंगे। इसको याद रखिए, कुछ भी करना हो ना रामू से बच के करना। अगर रामू ने आपकी कमजोरी पकड़ ली आप गुलाम हो जाएंगे। रामू अगर सारी जिंदगी आप उसके नौकर रहेंगे, वो आपका मालिक रहेगा। रामू देखता है सर, पहली बार रामू ने देखा, रात भर आपने मजे किए, फिर आपके दोस्त चले गए। अगले दिन रामू आपको देख रहा, आप छटपटा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। उसके बाद का गाना आपको पता है। रामू आके आपसे पूछता है, सर मैं बुला लूं मैडम को फोन करके? तुझे कैसे लगा मुझे मैडम की जरूरत है? नहीं, मुझे ऐसा लगा। वो सर कल थोड़ी सी बच गई थी, मैं ले आऊं? बदतमीज अपने मालिक से ऐसी बात करता। नहीं, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था, मुझे क्या है। बट वो तो आपके अंदर एक विचार डाल गया ना कि पड़ी हुई है।
तो आप आधे घंटे में रामू को कहते हैं, अच्छा रामू तो ऐसा करना यार, नींद के लिए थोड़ा 1 चम्मच बस। बोले 1 चम्मच से क्या होगा सर, मैं पूरा पैक बना के लाता हूं। रामू ने अगले दिन पैक बनाया, उसके अगले दिन और बनाया। अब सिचुएशन देखो कहां हो गई है। रामू बैठा हुआ है आपके बेड के ऊपर और आप बैठे हुए हैं नीचे, और आप नीचे सो गए। अंगूर वाली संजीव कुमार और देवन वर्मा की मूवी, समझे ना, आप नीचे सो गए और रामू बेड पे। 15 दिन बाद मैडम लौट रही है, रामू ने आपकी पूरी स्टोरी समझ ली। आपने मैडम की एब्सेंस में क्या क्या गुलछड़े उड़ाए, कौन कौन सी आदतें पाली। आगे मैं नहीं जा रहा हूं गुलछड़ों में, आप एक ही चीज से सब पकड़ लीजिएगा। हेलो, लेकिन उसने पूरा पिक्चर टेप कर लिया। अब मैडम लौट रही है। अब आप देखते हैं रामू जो है, जो हर रोज सुबह ठीक 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट सर्व करता था, आज वो ब्रेकफास्ट लेट दे रहा है, क्योंकि वो भी रात भर का जगा हुआ है, 14 दिन का। आप चिल्ला के कहते हैं रामू ब्रेकफास्ट नहीं आया। रामू कह आ रहा है सर, तबीयत ढीली है आज, 1 घंटा हो गया नहीं आया। और आप जब चिल्लाते हैं तो रामू नजदीक आके कहता है सर चिल्लाइए मत, बता दूं, चिल्लाइए मत, शांत रहिए, आ रहा है, हम भी बिजी हैं। ये जो आपका रामू है, इसने जो आपके ऊपर कंट्रोल लिया, ये सारी जिंदगी आप तड़पते रहेंगे और इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि रामू जो है हमारे अंदर ही है और मालिक भी हमारे अंदर है। हमारी बुद्धि मालिक होनी चाहिए और हमारा मन रामू होना चाहिए। लेकिन हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अंदर का कमजोर संकल्प, हमारा कमजोर दृष्टिकोण, मैं कितना भी कह लूं, कितना भी चर्चा कर लूं, जीतता वो कमजोर संकल्प है और हारता मालिक है। हेलो, लेकिन चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण का ट्रेनर हूं। बूंद बूंद गिराते गिराते एक दिन तो छेद होगा, एक दिन तो होगा। चर्चा तो करनी पड़ेगी। जितवाना किसको है? मालिक को। हारना किसको है? रामू को। दोनों की जरूरत है। कैसे जरूरत है बता देता हूं। एक गांव में एक अंधा था और एक लंगड़ा। अंधे की प्रॉब्लम क्या थी? अंधे की प्रॉब्लम ये थी कि वो भाग सकता था लेकिन देख नहीं सकता है, और जिसके पैर नहीं थे उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो देख सकता है लेकिन भाग नहीं सकता है। उस दिन गांव में आग लगी, दोनों में लड़ाई थी, कभी बात ही नहीं हुई, लेकिन जिस दिन आग लगी दोनों ने समझौता किया कि भाई काम करते हैं, तू भाग सकता है लेकिन देख नहीं सकता, मैं देख सकता हूं लेकिन भाग नहीं सकता हूं। ऐसा करता हूं, मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूं, मैं तेरी आंख बन जाता हूं, तू मेरा पैर बन जा, मैं तुझे गाइड करूंगा और तू दौड़ता जा। जिस दिन, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जिस दिन आपकी बुद्धि आपके मन पे बैठ जाती है, उस दिन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप पहुंच जाते हैं। जिस दिन आपकी बुद्धि कहती है भाई इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, बस मामला इतना सा करना है, ना बुद्धि में और मन में लड़ाई नहीं करवानी है, इन दोनों को क्या बना देना है? बस गहरा दोस्त बना देना है कि मन भागे, क्योंकि मन का काम ही है भागना। बुद्धि बस ये कह दे, ये छोटे भाई ऐसा है, मिल्लू, मिल्लू मतलब मन और इल्लू मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस, कि छोटे भाई ऐसा है, जा तो तू रहा है, लेकिन मेरी सलाह है कि अगर ये काम तू 4 दिन डिले कर दे तो इसमें कोई बुराई नहीं। और देखिएगा 4 दिन बाद विचार बदल जाएंगे। हमने जब जब अपने छोटे भाई को इग्नोर किया है तब तक समस्या को इनवाइट किया है। यहां पर जो सिचुएशन है, अर्जुन का मन अर्जुन की बुद्धि के ऊपर बैठ गया, तो इसलिए हमने अर्जुन का नाम जो है उलझन दिया है और कृष्णा का नाम सुलझन दिया है। और ये कह रहा है मेरे हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, पड़ रहे हैं, मेरे से धनुष नहीं उतारा जा रहा है, मैं बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति में हूं। कभी कभी जब मैं ये पढ़ता हूं और बहुत गहरा चिंतन में करता हूं तो मैं देखता हूं हमारे देश की आज तक स्थिति यही बनी हुई है पिछले 1000 सालों से। मैं सोच में पड़ जाता हूं इस देश में कभी आंदोलन हुआ है या नहीं हुआ है, रेवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। विचार पैदा हो जाता है, क्योंकि मैं इसलिए सोच में पड़ जाता हूं, एक आदमी आपके घर में आता है, 100 साल तक तो आपको पता ही नहीं पड़ता है कि यह आदमी मुझे लूट रहा है। 100 साल के बाद अचानक आपको लगता है कि आप गुलाम हो गए। फिर 100 साल के बाद गुलामी की लड़ाई शुरू होती है और आने वाले 90 साल के बाद आपको आजादी मिलती है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है ना? एक आदमी आपके घर में 100 साल से काम कर रहा है, पता ही नहीं पड़ता है। इसका कारण कैसा? कारण यह है कि आज भी हमारे देश में स्थिति है कि ज्यादा लोग संघर्ष या रेवोल्यूशन के माइंडसेट में नहीं है। आराम की जिंदगी, भाई अपना क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो गुलामी में मिले या आजादी में मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना,
वो तो आजादी में भी मिलेगी तो भी हम गुलाम, गुलामी में मिलेगी तो भी हम गुलाम। तो हमने गुलामी वाली प्रवृत्ति को अपनी मानसिकता बना ली है। हम आजाद होना उस तरह नहीं चाहते जिस तरह से एक चिड़िया वर्षों से एक शिकारी के पास थी पिंजरे में, उस शिकारी के पास थी, लेकिन वो हर रोज कहती आजादी आजादी आजादी, चिड़िया कह रही है। एक दिन शिकारी ने सोचा चलो इसको आजाद कर देते हैं। उसने पिंजरे से उसको निकाला और उड़ा दिया। वो फिर आके बैठ गई इसमें, बट इसने फिर पिंजरे से निकाला, दूर उड़ा दिया। ये सोचा कि नहीं आएगी। अगले दिन सुबह देखा कि वो चिड़िया जो है फिर उस पिंजरे में आके बैठी हुई है और फिर वो चिल्ला रही है, लेकिन उसको आजाद नहीं होना है। हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हम, अब तो खैर किसी विदेशी ताकत से हम गुलाम नहीं है, लेकिन हम अपनी आदतों के गुलाम हैं, अपने विचारों के गुलाम हैं, अपने धर्म के सिंबल के गुलाम हैं। हम अगर एक मस्जिद से गुजरते हैं तो कहते हैं यहां पे हमारा खुदा है, लेकिन मंदिर में नहीं है। और हिंदू कहता है यहां मंदिर में खुदा है, हमारा मस्जिद में नहीं है। लेकिन दोनों ही गलत कह रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे गलत कह रहे हैं। क्योंकि मस्जिद वाला भी कह रहा है कि नहीं खुदा जो है वो कोई और है, हिंदू वाला भी कह रहा है नहीं ब्रह्मा कोई और है, और पादरी भी कह रहा है फादर कोई और है, हेलो, और सिख भी कह रहा है नहीं ये तो हमारे गुरु है लेकिन ईश्वर कोई और है। तो ये भी कह रहा है खुदा कोई और है, ये भी कह रहा है ब्रह्मा कोई और है, ये भी कह रहा है। तो ये और कौन है? एक और कॉमन होगा ना जिसकी चार ये बातों कर रहे हैं। वो और कौन है? वो और तक जाने की हिम्मत नहीं है। जो और ने बाकी और खड़े कर दिए, उसमें लड़ाई चल रही है। हम अपनी आदतों के गुलाम है, विचारों के गुलाम है, सिंबल के गुलाम। हम एक मंदिर में मान लो बरसों से अगर हाथ जोड़े हैं, एक दिन तुम बिना हाथ जोड़े चले जाओ, देखो रात को सो नहीं पाओगे। हमारे प्राइवेट गॉड है, आपको पता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, अपने शिवलिंग के भगवान साथ लेके जाते हैं। छोटा सा एक पॉकेट शिवलिंग है, वो डाल के जाएंगे। मैंने कहा कैलाश जहां शिव जी बैठे, बोले ना जब तक इनके दर्शन ना कर लो, पहले ये फिर वो। मैंने कहा ये, बोले नहीं इसकी आदत ये छोटे वाले जो भगवान है इनकी आदत लग गई है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब यहां पे महाभगवान के दर्शन हो रहे हैं, आइए विथ मी, लेकिन उसमें नहीं होगा, अभी छोटे वाले में। एक दिन वो चर्च में एक लेक्चर चल रहा था, तो जीसस क्राइस्ट ने सोचा बहुत दिन हो गए मुझे नीचे गए हुए, मैं भी जरा सुन लूं मेरे बारे में जो बता रहा है ये पादरी ठीक है या नहीं। तो पादरी कह रहा होगा कि अगर आप दोनों हाथ खोल के ईश्वर को पुकारो तो वो आ जाएंगे। इफ गॉड इज विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। दोनों हाथ खोल के आप पुकारो तो आ जाएंगे। जीसस कह रहा अच्छा दोनों हाथ खोल के पुकारो तो मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है। जैसे ही वो चर्च खत्म हुआ, नहीं खत्म नहीं हुआ था, बीच में जाके वो पादरी को कहता है अच्छा भाई आ गया मैं, बोल। पादरी को कह रहे हैं जीसस मैं आ गया बता। तो पादरी कह रहे पागल को बाहर निकालो, पागल आदमी इसको बाहर निकालो। मतलब वो पादरी कह रहा है कि दोनों हाथ को पुकारोगे जीसस आ जाएंगे। जीसस कह रहे हैं मैं आ गया, अब वो बोले पागल आ गया तो बाहर निकाल। जब सारे लोग चले गए तो फिर जीसस ने कहा मैं पागल हूं? बोले पादरी ने कहा मुझे पता है आप जीसस हो, लेकिन अगर आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता तो मेरा धंधा चौपट हो जाता। मुझे पता है आप आ गए हो, लेकिन भैया इतने सालों से जो मैंने अपनी ये पैंट बैठाई है, अगर आपको मैं ले आता मार्केट में तो मैं कहां जाता। अब आओ बैठ के चाय पीते हैं। अगर आपके सामने भगवान आ भी गए तो भी आपको नहीं, ये छोटा वाला है, ये जो छोटा भगवान है जो मैं बरसों से कैरी कर रहा हूं, जब तक इसके दर्शन में ना कर लूं तब तक आप कैलाश में बैठा भी दो, इसको ऊपर भी कैलाश में बैठा दो, जब तक वो छोटा साथ नहीं जाएगा काम नहीं बनेगा। इतनी बड़ी कंफ्यूजन, इतनी बड़ी गुलामी, इतनी बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़, ऐसा आदमी कंफ्यूजन में नहीं जिएगा तो क्या करेगा। ये छोटी सी डिसीजन तो ले नहीं पाता है, माफ कीजिएगा, इतनी सी डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं अगली रोटी खाऊं या ना खाऊं। मतलब ये कहना चाह रहा हूं पेट भर गया है और पहले तो डकार ऊपर से आती हैं, फिर जब अगर आप उसके साथ अत्याचार करते हो तो वो अपना रूट बदल देती हैं। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पेट भर गया है, डकार आ रही है और कह रही है कि अब मत खाना, और किसी ने कहा मेरे कहने एक और ले लीजिए। बोले ठीक है आप कहते तो दो और रख दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। आप कहते हैं तो दो और रख लीजिए। जो आदमी इतनी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मैं अगली रोटी खाऊं या ना खाऊं, वो आदमी क्या बड़ी डिसीजन लेगा, माफ कीजिएगा। वार्डरोब के सामने खड़ा हो गया, आज मैं क्या कपड़े पहनूं। मैंने कहा कपड़े पहन ले यार, तू कुछ पहने या ना पहने, कपड़े पहन। जिस आदमी को इतना प्रॉब्लम है कपड़े क्या पहनूं, जूते कौन से पहनूं, ये बड़ा काम क्या करेगा समझ में नहीं आता है मुझे, जो अभी तक कपड़ों में लगा हुआ है। हेलो,
कपड़ों में लगा हुआ है, रोटी में लगा हुआ है, मैं कौन सा श्रृंगार करूं कौन सा ना करूं, ये हिस्ट्री मेकर कैसे होगा? अब इसकी जिंदगी छोटे वर्ल्ड में काम कर रही है, बड़ा सपना नहीं है इसके अंदर। उधर वो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड का मालिक है, हेनरी फोर्ड 3 स्टार होटल में रहता था साहब, जहां भी जाएगा 3 स्टार होटल बुक करेगा। तो 3 स्टार होटल के एक दिन रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, फोर्ड साहब आप 3 स्टार होटल में रहते हैं, आपके जो मैनेजर है वो 5 स्टार के नीचे बात नहीं करते? बोले क्योंकि उनकी पहचान होटल से है। मैं तो फोर्ड हूं, चाहे 5 स्टार में रहूं या 3 में रहूं या 1 में रहूं या फुटपाथ पे रहूं, फोर्ड ही रहूंगा। आप समझ रहे हैं बात में कितना दम है? मैं तो ओनली फोर्ड हूं, चाहे 5 में रहूं या 3 में रहूं या 2 में रहूं, मेरी पहचान नहीं बदलेगी यार। मैं तो तेरे होटल में आता हूं तो तेरा होटल ठीक हो जाता है। तू कल को लिखवाएगा हेनरी फोर्ड मेरे होटल में रहा, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। जो आदमी सफलता की परम शिखर पर पहुंच जाता है, उसमें सादगी ऑटोमेटिक आ जाती है, लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको जरा समझने का प्रयास करें। वो आदमी क्या क्या दिखाएगा? वो उसके लिए पैसा जो है ना, एक री इन्वेस्टमेंट चैनल है, एक वेल्थ क्रिएशन का चैनल है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का चैनल है। रतन टाटा को देखते नहीं हो आप? सिंपल आदमी, नारायण मूर्ति सिंपल आदमी, लक्ष्मी मित्तल, किस किस का नाम लो, सिंपल सिंपल। मेरे ख्याल से उसकी टाई बहुत कॉस्टली नहीं होगी जो पहनता हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं लगाते इन सब चीजों में कि मेरी टाई की कॉस्ट क्या है या कोट की कॉस्ट क्या है। उनको पता है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूं, ये अनप्रोडक्टिव चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। सिंपल। हेलो एवरीबॉडी, इसमें टाइम नहीं लगाना, मैं अपना टाइम और चीज में लगाऊं ना। हम तो हीन भावना के इतने शिकार हैं कि मैंने अभी देखा रिसेंटली कि जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी चाबी हाथ में घुमाते रहते हैं। नया फोन आप कभी खरीदते हो ना, आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा टेढ़ा होके ऐसे बात करें, जब तक 4 लोग कहना दे कि भाई नया लग रहा है, तब आप कहेंगे हाँ 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 ठीक है, अब ठीक है। मतलब मेरी पहचान मेरे मोबाइल से, मेरी पहचान मेरी गाड़ी से है। कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप अपनी पहचान अपने से ना बनाएं। ये सारे टूल्स हैं, जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी आप हैं। हेलो, सबसे पहले जरूरी है आप। अगर आप नहीं ठीक है तो मैं अगर एक गधे को BMW में बैठा दूं, मान लो गधा है, कौन सी गाड़ी में बैठाया? BMW, जो कि कम से कम 25 से 30 लाख की कार है, वो उसमें भी पान खा के थूक देगा। मैं देखता हूं, अभी गुजरा, अभी आते वक्त मेरे आगे से BMW गुजरी थी, शरीफ आदमी था, लेकिन जनरली मैंने देखा गाड़ी मर्सिडीज BMW, बंदर के हाथ में मोती की माला। इसको पहले सिखाओ, एम्बेसडर में बैठ के ट्रेनिंग दो, उसके बाद गाड़ी में बैठाओ। यहां से मैं एग्जांपल देता हूं, अक्सर देता हूं। मैं बैंकॉक में गया था ट्रेनिंग करवाने, तो एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा और मैं देखा वो जो ट्रॉली आती है जिसमें सारे एयर होस्टेस जब पास करती है, नेचुरली फॉरेन फ्लाइट से उसमें ड्रिंक्स में सब सर्व करते हैं। तो हमारा एक भैया दिल्ली के आसपास कहीं का है, वो भी ट्रॉली आई नहीं है, पहले ही जाके एक निकाल लाया, वहां गया और एक ग्लास वाइन का निकाल लाया, क्योंकि उसको पता था जब तक ट्रॉली आएगी इसको खाली करना है। मेरे सामने आगे वाली सीट पे, और पीजा पीजा पीजा, जब अंगूर का जूस समझ के पीजा, वाइन को अंगूर का जूस, और ट्रॉली से मैडम मैडम एक और, इसको भी और मुझे भी। अब ये जो मैडम है, ये जो फॉरेनर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये बंदा यूपी का है या कानपुर का या दिल्ली का है या मद्रास का। इसको पता है ये बंदा कहां का है। बस आपकी ब्रांड वैल्यू खराब हो गई ना, आपकी ब्रांड वैल्यू गई काम से। सिंपल। कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं। ये बंदा जब एकदम डिसीजन के कगार पे है, एक्शन लेने का टाइम है, इधर जाना है या इधर जाना है, अभी तक ये सोच रहा है मैं करूं या ना करूं। हमारे में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी तरह हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे। टेस्ट कराऊं या ना कराऊं, अभी और थोड़ा देर देख लेते हैं, फिर करा लेंगे। जिस दिन पूरी बीमारी एकदम, आपको पता है आज की डेट में डॉक्टर्स भगवान से कम नहीं है। आपकी एवरेज एज पहले 40 से 50 साल थी, वो बढ़ के 70 पे आ गई है, क्योंकि आज की डेट में जो रिसर्च हुए हैं, आधी बीमारियां तो ये खत्म हो जाती है इलाजों से। अगर आप अपना पूरा हेल्थ चेकअप ठीक से कराएं तो आप 80% बीमारियों से मुक्त रहेंगे।
थोड़ा सा अवेयर रहें कि मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। 80% बीमारियों पे अवेयर रहेंगे। यहां पेन, अच्छा लोग जब अपने दुखों की चर्चा करते हैं, आप देखना रॉयल दुख है, रॉयल दुख, सोफिस्टिकेटेड दुख है। कोई कहता है मेरे को तो इधर में दर्द सा रहता है, बोले ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो पूरे में दर्द रहता है। दोनों डिप्रेस्ड, यार उस वक्त कोई बोलेगा मैं दिखाते क्यों नहीं, इतने आलसी आदमी हो, बस बोलेगा आज से तुम्हारे से हमारी दोस्ती खत्म। आज से दोस्ती नहीं रहनी है, ये आदमी सुधरने की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा जब हम इस चर्चा से गुजर रहे हैं तो अपनी लाइफ को हम इवैल्यूएट करें कि मुझे आज क्या नए डिसीजन लेने हैं, मैं क्या कंफ्यूजन में जी रहा हूं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई नए डिसीजन लेने जाएंगे तो आपकी पुरानी आदतें उनको लेने नहीं देंगी। वो आपसे सवाल करेंगी बाहर में, नहीं जैसे चल रहा है चलने दो। ठीक उसी तरीके से सवाल करेंगी कि एक मंदिर जो बहुत साल पुराना था, 1000 साल पुराना, बिल्कुल धंसने के कगार पे था, और मंदिर को ट्रस्टी होते हैं मंदिर में, उन्होंने एक मीटिंग की कि ये मंदिर कभी भी धंस सकता है और हमें लगता है कि एक नए मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उस ट्रस्ट बोर्ड में मीटिंग में पास हुआ कि नए मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लोगों को नए मंदिर में आने की सुविधा होना चाहिए। इस मंदिर में प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, लेकिन नए मंदिर का जब निर्माण होगा तो पुराने मंदिर का ईंट का ही उपयोग होगा। बात तो वही होगी ना, हम नए तो बनेंगे लेकिन पुराने को साथ लेके बनेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं होता है, पुराने को टाटा बाय बाय कहना पड़ता है। जीवन तुरंत झटका लेके आगे भागता है, एक शॉट में आगे निकलना पड़ता है। नहीं मुझे सिगरेट छोड़नी है, लेकिन मैं ऐसा करता हूं आज 20, कल 19, फिर 18, कुछ नहीं, एक लंबी छलांग लीजिए, एक शॉट में बाय बाय। अगर वाकई छोड़नी है, हेलो, वाकई छोड़नी, एक शॉट, एक लेना है, कहना चल गई जिंदगी से। फिर 4-5 दिन तकलीफ होगी तो थोड़ा कुछ ले लेना, तो चॉकलेट वॉकलेट टॉफी वॉफी, फिर हो गया काम। नहीं मुझे गुटखा तो छोड़ना है, लेकिन अरे नहीं होता, एक राउंड खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। जो करना है उसको करके खत्म कर डालो, वरना वो रोज आपको परेशान करता रहेगा। क्योंकि ये करने की क्षमता केवल आपके पास है, हमारे पास और किसी के पास नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है हमसे अच्छे जानवर हैं। अगर एक शेर भी टारगेट करता है तो उसको पता है कौन से मुझे जानवर को पकड़ना है, हमसे ज्यादा अच्छे हैं वो। अभी मैंने कुछ दिन पहले कहानी क्लास में बताई थी, मैं चील की, ईगल की कहानी पढ़ रहा था, जो बहुत ऊंची उड़ान ईगल लेती हैं, जो शायद यहां कहीं दिखती नहीं है, वो पहाड़ों एरिया में ज्यादा दिखती है। ईगल की जो एवरेज एज है 40 साल की है, ईगल की 40 साल की है एवरेज एज। 40 साल में उसकी बॉडी सिकुड़ने लगती है और मरने के कगार पे आ जाती है। उसकी चोंच जो है वो ढीली पड़ जाती है, उससे जानवर उठाए नहीं जाते हैं, पंख भी ढीले पड़ने लगते हैं, एंड शी becomes so weak that she can collapse any time, किसी भी वक्त वो कोलैप्स हो सकती है। जब उसके पास तो कोई ऐसा डॉक्टर है नहीं, तो उसको इंस्टिंक्ट के साथ बायोलॉजिकली पता पड़ जाता है अब मेरे मरने का वक्त आ गया, अगर मैं अपने आप को नहीं बचा पाई तो मरूंगी। तो वो 40वें साल के आसपास कहते हैं एक लंबी उड़ान लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ पे चली जाती है, और उसकी 150 दिन की ट्रेनिंग है जो अपने आप को वो देती है, 150 दिन की, 5 महीने की। उसमें वो अपनी चोंच को पत्थर से ठोक ठोक के तोड़ देती है पूरा, क्योंकि नई चोंच आएगी, और पूरे पंखों उड़ जाते हैं। 150 दिन में नई चोंच आती है, नए पंख आते हैं, बिल्कुल नया जन्म होता है, और 150 दिन के बाद वहां से वो दोबारा उड़ान लेती है, 30 साल की लाइफ को एक्सटेंड करती है, 70 साल में मरती है। वो इफेक्ट है जिस पर साइंस ने रिसर्च किया है। तो आप अगर समझते हैं मेरी 50 साल उम्र हो गई तो मेरी जिंदगी, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं समझता हूं सुई हुई है। कल मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में 89 इयर्स का बंदा एक एरोप्लेन के ऊपर करामात कर रहा है, एरोप्लेन के बाहर। भाई साहब अपनी बीवी की याद में, 10 साल पहले उसकी बीवी का हार्ट अटैक हुआ था, वो इतना मिस कर रहा था कि वो 89 इयर्स की एज में चल गया हवाई जहाज के ऊपर, मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है। हम तो 40 के बाद ही लुट जाते हैं। और अगर किसी को कह दो भाई ऐसी बीवी को ऐसी क्या याद आना जो मरने की हालत में, उससे बढ़िया याद कोई त्याग दो। 89 में वो जी रहा है जिंदगी, 89 में वो नए डिसीजन ले रहा है, 89 में वो एक्शन ले रहा है। हम कंफ्यूजन में मरे जा रहे हैं। अब तो बस बहुत हो गया, बच्चे ही करें, क्या खाक बच्चे करें, बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो। आप कुछ नया प्रोजेक्ट लो, फिर देखो जोश आ जाता है, कुछ नया डिसीजन लो, कुछ नया एक ठान लो कि करना है। नहीं मैं तो एक ऑर्डिनरी हाउस वाइफ हूं। एक तो ये मुझे वर्ड इतना गंदा लगता है कि मैं एक ऑर्डिनरी, मैं होम मेकर की बात कर रहा हूं, हाउस वाइफ की बात कर रही हूं।
हमारी ऐसी बहुत सी लिबर्टियन हैं जिन्होंने अपनी बुटीक शॉप खोल ली कोर्स करने के बाद, छोटी सी, और उसमें बिजी हो गई हैं, या किसी वो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गई हैं, कोई सोशल प्रोजेक्ट ले लिया है, बच्चों के साथ जुड़ गई छोटे स्कूल में जाके, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद एक जोश तो आ ही जाता है, तो कहा चलो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनसे बैठ के कहानी, स्टोरी टेलर बन सकते हैं। स्टोरी बताना भी एक बहुत बड़ी कला है, कहानी को कैसे बताया जाए, आप स्टोरी टेलर बन सकते हैं। एक चीज याद रखें, अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है तो जोश नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी। और अगर आप सोच ले मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति है इसीलिए तो जोश, परिस्थिति है इसीलिए तो ये, तो हम सब अर्जुन के सिंड्रोम से गुजरते हैं। अर्जुन मतलब याद दिला देता हूं, उलझन, राइट। और कृष्णा मतलब, अभी तो मैं कृष्णा पे आया ही नहीं हूं, अभी तो कृष्णा का इलाज शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो मैं अर्जुन तक ही सीमित हूं। तो ऐसे लोगों को जब ऐसे अर्जुनों को जब कृष्णा देख रहा होता है, तो जो अनट्रेंड कृष्णा है उनको मैं टीचर्स बोलता हूं, और जो ट्रेंड कृष्णा है उनको मैं ट्रेनर्स बोलता हूं। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। टीचर आपने जो बोला उस पर सलाह देके आपको छोड़ देगा, ट्रेनर इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला है, वो आपकी आंखों में घुस के आपको पकड़ता है। हेलो, टीचर को तो बोलना चाहिए बहुत अच्छी बात है बेटा, तू अच्छा आदमी है, तू लड़ने वड़ने में यकीन नहीं रखता है, तू घर जा और ध्यान कर। ट्रेनर बोलता ना 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 ना, ये जो तू नहीं करेगा अपना काम, तू इतना परेशान करेगा दुनिया को, तू पूरी वाहियात फैलाएगा, ये तो लड़ना ही पड़ेगा, और तू गलत मैसेज देगा समाज को, तो लड़ना ही पड़ेगा। जब ऐसे कहते हैं, मुझे पता नहीं, जब पहली बार जब भगवत गीता विश्व में पहुंची, तो कुछ लोगों ने कृष्णा को बहुत क्रिटिसाइज किया, ये आदमी क्या है, क्योंकि जीसस लड़ने की बात नहीं करते हैं, या कोई और धार्मिक गुरु लड़ने की बात नहीं करता है, राम लड़ने की बात ज्यादा नहीं करते हैं, तो लड़ना पड़ा। ये बंदा लड़वा रहा है तो ये गंदा आदमी है ना, सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है ये। आध्यात्मिक व्यक्ति को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए ना, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन ये आदमी क्यों आ रहा है, ये कह रहा है मेरे लिए आध्यात्म और भौतिक और पॉलिटिक्स कोई अलग चीज, सब एक है, रोल अलग अलग है। अगर मैं क्लियर हूं तो पॉलिटिक्स में भी क्लियर हूं, अगर मैं क्लियर हूं तो जीवन में भी क्लियर हूं, अगर मैं क्लियर हूं तो फैमिली में भी क्लियर हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जो कंफ्यूज आदमी है, मेरा पॉलिटिक्स में रूप ये, फैमिली में रूप ये, बिजनेस में रूप ये, दोस्ती में रूप ये, नहीं, रूप नहीं बदले जा सकते हैं, व्यवहार करने का तरीका बदला जा सकता है। जैसे मैं यहां से आपसे बोल रहा हूं तो थोड़ा ऊंची आवाज में बोल रहा हूं, वहीं बैठूंगा तो थोड़ा आराम से बात करूंगा, तरीके में फर्क आया, बट मैं यहां कुछ, वहां कुछ, यहां कुछ, वहां कुछ, वो ही एक्चुअल पॉलिटिक्स। आई विथ में? कृष्णा उसको कह रहा है, बेटा ये जो तूने चार चार रूप रखे हुए हैं, एक तो भलाई का रूप दिखा रहा है, वो अलग है, भलाई के नीचे जो गुस्सा पड़ रहा है वो अलग है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं पेरेंट्स को कि अगर आपके बच्चे को गुस्सा आए, दबाइएगा नहीं, उसको ले जाइए किसी रूम में और उससे उगलवाइए, उसको सेल्फ टॉकिंग करवाइए, उससे उगलवाइए, क्योंकि गुस्सा उगल जाना ठीक है, बशर्ते कि वो अंदर रख ले, वो ब्लॉकेज बन के बीमारी में कन्वर्ट होगा। हम सब में पेंडिंग इमोशन है, हम इतने हिपोक्रेट लाइफ लीड करते हैं, हम जिसको हाथ जोड़ते हैं, मौका मिले उसका गला दबा दें। एटलीस्ट अपने आप को नेचुरल बनाना शुरू कीजिए कि भैया अभी मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर ऊर्जा वो काम नहीं कर रही है। ये बंदा इतना टॉर्चर में था अर्जुन, इसने इतने टॉर्चर देखे हैं, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इसका राज ले लिया गया, इसको वनवास भेज दिया गया, वहां भी नहीं छोड़ा। आप समझ रहे होंगे ना गुस्सा किस लेवल का होगा। अचानक ये कहता है मेरे हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग होगी कि नहीं होगी, उपाय होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहां से इलाज शुरू होता है। ये बोलते हैं, अर्जुन इस असमय मोह तुम में कैसे उत्पन्न हुआ, यह ना तो श्रेष्ठ आर्य पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, ना कीर्ति प्रदान कर। ये बेकार के टाइम पे तुम्हारे अंदर इल्यूशन कैसे पैदा हो गए, कौन सी फैकल्टी जाग गई है, कौन सा ध्यान जाग गया, कौन सा तुम्हें कुंडलिनी जागरण हो गया कि जहां पे लड़ने का टाइम था वहां तुम माला बनाने की बात कर रहे हो। और वो कह रहे हैं, भाई साहब ध्यान से सुने, एक मतिहीन ये समझता है कि आत्मा मरती है और दूसरी आत्मा एक आत्मा मारती है और दूसरी आत्मा मरती है। वास्तव में आत्मा मार भी नहीं सकती और आत्मा मर भी, इसको बोलते हैं सीधा अटैक करना बंदे। एक बंदा कह रहा है भाई साहब मैं मार नहीं सकता, सामने वाला बंदा कह रहा है तो किसको मारेगा, तू खाली एक शरीर से आत्मा को मुक्त करेगा, बाकी सारा काम हो चुका है, भाई इतना कर दे। हेलो, क्योंकि जिसको तू मार रहा है वो ना कभी मरी है ना मारी जा सकती है, बस तेरे को अपना ये काम करके दुनिया के सामने अच्छा मैसेज देना है,
बाकी सारा काम हो चुका है, ये तो काम हो चुका है, तू किस्मत वाला समझ, तुझे मौका मिला है। हेलो, ये काम हो चुका है। तो आप जब कभी कहते भाई साहब पता है मैंने ये किया, अरे बच्चे ये हो चुका है, तुझे मौका मिला, बस तू किस्मत वाला समझ। अब मान लो कभी किसी दिन आके सूरज आपसे कहे भाई साहब आप समझ रहे मेरी बदौलत से आप जान रहे, सांस ले रहे, कभी बोला है इसने? इंसान के अलावा और कोई नहीं क्लेम चाहता है। आपका शरीर जो आपके बिना किसी मदद के चल रहा है, कोई क्लेम नहीं मांगती है। मान लो आपका हर एक शरीर का हिस्सा क्लेम करने लगे, आपका दिल कहने लगे, मैं थोड़ा मजाकिया तौर से बात करता हूं, आपका दिल कहने लगे जब तक तुम मेरे को सैलरी नहीं दोगे मैं काम नहीं करूंगा। आपका पेट कहने लगे जब तक मुझे अप्पू घर नहीं ले जाओगे आज मेरा मूड ही नहीं है डाइजेस्ट करवाने का। और मैं कहां कहां जाऊं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारे अंग जो हैं वो आपके हड़ताल पे चले जाएं, आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां पे। इसका मैं कभी कभी सोचता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, इतना महान कार्य जो शरीर में चल रहा है, एक खाने को सटकने तक की आपकी जिम्मेवारी है, उसके बाद सारा काम अपने आप होता है। इतना महान कार्य जो चल रहा है, खाने को डाइजेस्ट करके खून में कन्वर्ट करके प्रॉपर तरीके से सारे ऑर्गन को पहुंचाना, उसको फिर प्रॉपरली सेट करना, आप सोच सकते हैं इतना महान कार्य हो रहा है। जानकारों ने इस पर रिसर्च किया है कि ये महान कार्य अगर इंसान को करने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, 80,000 लेबर की जरूरत पड़ेगी, जितना एक काम अकेला आपकी बॉडी करती है। कभी आपने इसको थैंक यू नहीं बोला? कभी भाई साहब गजब, आप उसको क्रिटिसाइज करते रहते हो, दिया ही क्या है भगवान ने मुझे। तो जो आदमी 24 घंटे क्रिटिसाइज करता रहेगा, तथास्तु सुना होगा आपने। किसी आदमी को पहचानना हो ना, बस जरा उसके 1 घंटे का पूरा प्रेजेंटेशन नोट करना, 1 घंटे में कितनी नेगेटिव बात करता है, हर दूसरी बात नेगेटिव होगा। ये तो ठीक है लेकिन यार, ये तो ठीक है लेकिन, तो इस आदमी को 24 घंटे भगवान भी प्रॉब्लम में डाले रहता है कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ी मत करो। वो कह रहा है आत्मा ना मरती है ना मारी जा सकती है, तू सिर्फ अपना काम कर, तेरे को मौका मिला है। हम बच्चे को समझा रहे हैं अबे पेड़ पे मत चढ़ गिर जाएगा, और वो समझा रहा अच्छा आत्मा नहीं मरती है। हेलो, आप चीज को समझने का प्रयास करें। हमारा 4 साल का बच्चा जब पहली बार पेड़ पे चढ़ता है, पहली बार चढ़ा है बेचारा, ऊपर चढ़ने की तमन्ना हर एक को होती है। मुझे आज तक याद है जब पहली बार मैं पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी छत पे चढ़ा और मेरी ग्रैंड मदर जो 95 के करीब टच कर रही थी, जो आवाज लगाई, मुझे लगा मैं सच में गिर जाऊंगा। फिर ऊपर चढ़ने का डर तब से बैठा हुआ था। फिर बहुत बार बड़े होकर चढ़ाई की तो वो डर अंदर से निकला। कभी मनाली चले गए तो वहां पैराग्लाइडिंग कर ली, कभी रिवर राफ्टिंग कर ली, तो थोड़ा वो फियर जो है निकला। एक तो फियर नेचुरल होता है जो हमेशा रहेगा, एक क्रिएटेड फियर हो रहा है। मैं नेचुरल फियर की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से फियर की बात कर रहा हूं? तो जिस बंदे में फियर है वो मरेगा ना, सिंपल। हमने कहा करेजियस लोग कहां पैदा किए? हमने हिस्ट्री से वो सब लोगों को हटा दिया है जिन्होंने इस देश में करेज की बात की। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमारा इतिहास पढ़ के देख ले, एक कंट्री को समझना तो उसका इतिहास पढ़ लेना बस। हमने उन लोगों का बात ही नहीं लाए हैं जिन्होंने इस देश में किसकी बात की? करेज की बात की। नहीं नहीं नहीं, और उधर ओबामा, बैराक ओबामा, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, उसको नोबेल प्राइज मिला अभी। वो कहता भाई साहब मैं गांधी का सम्मान करता हूं, मार्टिन लूथर किंग का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली इनके कॉन्सेप्ट अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि समस्या कुछ ऐसी है। मेरे सामने एक स्नेक खड़ा हुआ है, मान लो AK-47 लेके, मैं उसको किस नहीं दे सकता हूं। टेररिस्ट मेरे सामने ऐसे खड़ा हुआ है, मैं वहां पे नहीं कह सकता भैया अहिंसा के साथ मारो, तब तक वो मार देगा। मुझे उसका जवाब उसी टोन और पिच में देना पड़ेगा। ये वाली हिंसा अहिंसात्मक हिंसा है, क्योंकि मैं नहीं मारने जा रहा हूं, पहले वो आ रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो कह रहा है पहले वो आ रहा है, इसलिए मैं अपने आप को डिफेंस कर रहा हूं, ऑफेंस नहीं कर रहा हूं। डिफेंस में मारना पड़े तो बात अलग है। ये बंदा वही समझा रहा है कि बेटा तू किसी के घर में जाके लोगों को नहीं मार रहा है, यहां की बात कर रहे हैं, यहां तो लड़ना ही पड़ेगा। तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं जब डिसीजन लेने का टाइम आए, चाहे वो बिजनेस का डिसीजन हो, चाहे वो हेल्थ का डिसीजन हो, चाहे वो रिलेशनशिप का डिसीजन हो, डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे।
चाहे वो उसका डिसीजन हो कि मुझे किसको दोस्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है। मैं अक्सर अभी लोगों को समझा रहा हूं, दोस्ताना रूप अनेक से, दोस्ती एक से। अंग्रेजी में अगर मैं कहूं, रिलेट विथ मेनी, रिलेशनशिप विथ एनी। डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन रिलेट विथ मेनी बट हैव ए रिलेशनशिप विथ एनी। दोस्ताना रूप अनेक से, दोस्ती सब दोस्त नहीं हो सकते। तू भी दोस्त, तू भी दोस्त, तू भी दोस्त, अरे कैसे हो जाएगा? हर एक बंदे की ऊर्जा काम करती है। अब एक करप्ट घोटाले वाले आदमी को घर में कैसे बुला सकते हैं? आपके घर का माहौल खराब हो जाएगा, चेक करके देख लेना। तो हमने क्या क्या पाया चर्चा में, एक बार हम वापस आते हैं। हमने पाया कि आंख से अंधा होना कोई बड़ा अंधापन नहीं है, बुद्धि से अंधा होना बड़ा अंधापन है। अगर यहां तक क्लियर हो, थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे। हमने पाया कि अगर मेरे में गाड़ी आ जाती है तो सारा पंगा है, मेरे से हमारे की ओर आनी चाहिए। हमने ये पाया कि जब डिसीजन लेने का टाइम आए तब कंफ्यूजन पैदा हो तो पंगा हो सकता है। हमने ये पाया कि जीवन में हर वक्त आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हमने ये पाया कि दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी अपनी आदतों की गुलामी है, अपने विचारों की गुलामी है, अपनी कंडीशंस की गुलामी है। हमने ये पाया कि ऐसे वक्त में हमें या तो भीतर से किसी कृष्णा रूपी सुलझन की जरूरत है या बाहर से किसी ट्रेनर की जरूरत है जो हमारे अंदर प्रहार करके उस सुलझन को सुलझाने की कोशिश में लग जाए। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि आप पूरे महीने जब तक कि अगली चर्चा हमारी ना हो, इस इश्यू पर थोड़ा विचार करें। इस इश्यू पर विचार करें, खास विचार ये करें कि मैं जब लाइफ में ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरा मन और मेरी बुद्धि, ये दोनों जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। छोटा सा टेक्निक बता देता हूं मन और बुद्धि को बैलेंस करने का। जब भी मन कुछ करने के लिए कहे, एक बार किससे सलाह ले लेनी है? बड़े भाई से। और बड़ा भाई कहता नहीं इस काम को यार 3-4 दिन जो है तू डिले कर दे, तो उसको डिले कर देना। अगर वो कहता है नहीं इसको तुरंत कर दे, तो उसको तुरंत कर देना। क्योंकि बड़ा भाई जो है वो है सुलझन और छोटा भाई जो है वो है उलझन। छोटे भाई का नाम है अर्जुन और बड़े भाई का नाम है कृष्णा। कृष्णा कब पैदा हुए मुझे पता नहीं, कृष्णा क्या, लेकिन हाँ इस बंदे से मैं प्रभावित इसलिए हूं, ये बंदा क्लियर है, ये अपना रोल देखो कैसे प्ले करता है। जहां जरूरत पड़ती है वहां पर ये बांसुरी भी बजा रहा है। उधर में तो कोई लड़ाई की बात नहीं बोली ना, क्योंकि वहां लड़ाई की जरूरत नहीं है। ये मामला कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं कभी कभी सोचता हूं कि अर्जुन की जगह अगर सचिन तेंदुलकर होता तो कृष्णा कहता नहीं ठीक है तू जाके क्रिकेट खेल, तेरे को यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सचिन का जो टैलेंट है वो क्रिकेट में है, लड़ने में नहीं है। अर्जुन का टैलेंट क्रिकेट में नहीं है, किसमें है? लड़ने में। क्योंकि उसने बचपन से लड़ने के तौर तरीके सीखे हैं और बड़ा सुंदर तरीके से सीखे। अब समय पर जब परफॉर्मेंस का वक्त आया, बंदा पीछे भाग रहा है। तो आप अपनी लाइफ को रीडिफाइन करें, कौन सा काम है जिसमें आप जितना काम करते हैं उतना एनर्जेटिक होते जाते हैं, जितना समय बीतता है उतना जोश आपके अंदर बढ़ता जाता है। जैसे मेरा ट्रेनिंग जितनी बढ़ती जाती है उतना मेरे को और अच्छा लगता है। इसी तरह आप अपने जीवन को देखें, कौन से काम में मेरा जोश और बढ़ता जाता है, या मैं ऐसा कौन सा काम लूं जहां मेरी ऊर्जा और बढ़ती जाए। आप पाएंगे आप नेचुरली एक एनर्जेटिक व्यक्ति रहेंगे और सुलझन की तरफ आप यात्रा करेंगे। एक और श्लोक ले लेते हैं, द्वितीय अध्याय से ही है। एक मतिहीन ही यह समझता है कि आत्मा मारती है और दूसरी आत्मा मरती है। ये तो ले लिया मैंने, लेकिन इसके बाद 20 नंबर है, आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, उसका कोई आरंभ भी नहीं है अंत भी नहीं है, अजन्मी नित्य सनातन एवं पुरातन आत्मा शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होती है। ये अगर मैं इसको बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से समझाऊं तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और मैं उतने एक्सपर्ट भी नहीं हूं। मैं तो मोटी मोटी बातें करना जानता हूं। इसको बड़ा सिंपल समझें आप कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्सल एनर्जी का छोटा सा हिस्सा है। तो जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं या वो एनर्जी इस बॉडी को छोड़ती है तो बॉडी वहीं रह जाती है, एनर्जी अपनी यात्रा करने लगती है। इसको बड़ा इजी तरीके से समझे। लेकिन चूंकि हम कभी भी उस एनर्जी के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाए, हम जानते नहीं है कैसी एनर्जी है। हमको तो पता है भाई शरीर है, हमको पता है मन है, हमको पता है दिल है, लेकिन इन सबको जो वो एनर्जी चला रही है वहां तक तो हमने यात्रा की नहीं। तो हमारे सारे डर के कारण ये है क्योंकि शरीर से इतना लगाव हो जाता है, मन से इतना लगाव हो जाता है कि डर हमारा ये होता है एक दिन ये चला जाएगा। जिस दिन वो एनर्जी की थोड़ी झलक हमको मिल जाएगी, हमको पता पड़ जाएगा ये एनर्जी आती रहेगी, जाती रहेगी
और बीच में थोड़ा सा टाइम एनर्जी जो है शरीर का रूप लेती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो टाइम को हम कहते हैं, जैसे रजनीश को किसी ने पूछा, ओशो को किसी ने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो कहा मैं इस मकान में, शरीर को मकान बोला ना, मैं इस मकान में पिछले 55 साल से रह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मकान रह जाएगा लेकिन मैं यात्रा करने लगूंगा। तो चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटे थोड़ा सा ये विचार करें और देखें आप कि नहीं, ये चल जो रहा है इसके पीछे एक एनर्जी है जो ना तो डरी हुई है, ना कोई इसको मार सकता है, ना कोई इसको जला सकता है, ना कोई इसको गाली दे सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा 1 महीना इस पर प्रयोग करें तो आपके अंदर से रिएक्शन बंद हो जाएंगे, लोगों को डांटना बंद हो जाएगा, एंगर बंद हो जाएगा। अगर आपको कहेगा तुम बेवकूफ हो, तो बेवकूफ हो तो किसको बेवकूफी लगी? आपको पता है मेरा एक शरीर है जिसको बेवकूफी की गाली मिल रही है, मेरा एक मन है जिसको बेवकूफी की गाली मिल रही है, मेरी एक समाज में पदवी है जिसको बेवकूफी कहा गया, लेकिन पीछे जो मेरी ऊर्जा है उसको तो कोई गाली नहीं लग रही है। तो आप उसको कह सकते हो ऑल राइट, तो सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी है अगर मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि फिर तो तुम्हें एक बेवकूफ के साथ टाइम बिताना पड़ रहा है। अगर मैं बेवकूफ हूं तो समस्या तुम्हारी है। तो धीरे धीरे आपके रिएक्शन कम हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, अक्सर जो मैं कविता आपको सुनाता हूं इस पर थोड़ा अमल करें, इससे पहले कि हम आगे मिले और अगली बार मिले, कि देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से, कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस जहान में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं है। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल रहें या ना रहें पर दृष्टिकोण को मजबूत बनाना ही होगा।